बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के ख़ास मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं जो आज के मौज़ूआत में जो आपका जो अहम मौजू है वो पंजाब में इंतखाब की जो तारीख़ है वो मुसलसल डिले हो रही है, और वो जो 90 दिन का दस्तूरी हुक्म है वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इस पर हम सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के इंतखाब में ताख़ीर क्यों है। तो अब अपने यानी उन्होंने ये भी कमेंट दिया है कि अपने काम के अलावा इलेक्शन कमीशन जी, सारे काम कर रहा है लेकिन अपना काम नहीं कर रहा। तो इस पर तो बात कर लें अब आप। निस पंजाब में इंतजामी तबादले हुए हैं, बदनीयती पे मबनी हैं। अब ये बात जो तरीक़ाकार इन्होंने अख्तियार कर रखा राना सनाउल्लाह ने, ये बंद कर दें। देखो ये गिरफ्तारियाँ आप कर रहे हो, फिर वो आए जाएंगे तो वो गिरफ्तार करेंगे, तो ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। आपको कोई एक अगर फ़र्ज़ के लिए कि इमरान खान ने गलती कर दी है तो आपको उस गलती को नहीं दोहराना चाहिए। जी, ये जो आप इलेक्शन की बात कर रहे थे कुंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा कंवर साहब, बहस ये चल पड़ी है जो पूरे मुल्क में चल रही है, और इस वक्त जो गुफ्तगू का मौजू है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन बेबस क्यों लग रहा है। क्या हुकूमत फ़ंड और सिक्योरिटी अमला देने से इनकार कर रही है या कर सकती है? दोनों बातें करें। असूली तौर पर जो सौ मुल्क के जो सूरत हाल जा रही है, मुआशी, इकनॉमिक, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, सरहदों की सूरत हाल और अंदर सियासी मुहाजराई कशमकश, ये इलेक्शन के लिए रास्ता कि खुशगवार माहौल नहीं है। इस लिहाज से दोनों इलेक्शन कमीशन ने अपने आइन के आर्टिकल 218 के तहत जो इंतखाबात करवाने हैं उसमें यह भी लिखा हुआ है कि बिल्कुल तमाम जो है सियासी तौर पर भी एक हर तरह से मामला जो खुशगवार हो ताकि शफाफियत के रास्ते में कोई रिकॉर्ड पैदा ना हो। वो तो खैर एक अलग बात है, लेकिन ऐसे सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आइन का जो आर्टिकल जो दिया है 105, उसमें लिखा हुआ है कि जी गवर्नर जो है वो सूबाई असम्बली की तहरीर पर तारीख देने का मिजाज है, और कोई इदारा और इलेक्शन कमीशन इसका मिजाज नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इसकी तारीख देने की मिजाज नहीं है। वो अपने इख्तियार को ज्यादा आगे बढ़ के बयान कर रही है। इसका मतलब फिर आइन की रीड्राफ्टिंग हो रही है। तो मतलब ये काम सिर्फ गवर्नर का है? ये काम गवर्नर का है। जिन्होंने आइन बनाया था तो उन्होंने आइन शायद असम्बली के जो मेंबरान थे 1973 के, उन्होंने जो आइन बनाया था उन्होंने सोच समझ के बनाया था। जी गवर्नर अगर सूबाई असम्बली तहरीर होती है तो उसकी तारीख जो है गवर्नर देगा। अगर कौमी असम्बली तहरीर होती है तो फिर गवर्नर नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट बेबस है। सुप्रीम कोर्ट क्या, अगर सुप्रीम कोर्ट आइन की रीड्राफ्टिंग करना चाहती है तो कर लें, जिस तरह उन्होंने आर्टिकल 63(1) में रीड्राफ्टिंग की थी कि जनाब वोट कास्ट हो सकता है, काउंट नहीं हो सकता। ये भी आइन की रीड्राफ्टिंग के जिम्मे में आता था। तो लेकिन बहरहाल उनका फैसला उन्होंने तस्लीम कर लिया। अब हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारी जो कौमी असम्बली है, पार्लियामेंट है, उन्होंने उस पर कानून साजी भी नहीं की और इसके ऊपर उन्होंने उसके बारे में कोई अपना रद्द अमल भी नहीं दिया। ये तो पार्लियामेंट का काम है ना, 2/3 मेजोरिटी से आइन में ठीक है, लेकिन बात यह है कि एक असूली जो मरवज तरीका है, अगर फ़र्ज़ के लिए कि ये लोग नहीं करना चाहते हैं। अब अगर तारीख़ देखें, दुनिया की तारीख़ अगर देखें आप, सब करीब के मुल्क चले जाएँ, ईरान में जंग हो रही थी, इराक ईरान जंग में इलेक्शन फिर भी हुए। तो अब ये बात जो करना कि साहब वो इलेक्शन नहीं करा सकते, ये तो जो अब जिस अंदाज से मैंने बेसिकली ये नहीं कहा जा सकता कि साहब जो इलेक्शन कमीशन है वो दूध का दूल्हा है और सारे आदमी उस पर मुत्तफिक है। अब सवाल ये, हमारा तो ज़ाती तौर पर हमारे ताल्लुक़ है सईद मेहदी की वजह से, और वैसे भी वो हम उसको अच्छा आदमी समझते रहे, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको हम ज़ाती हमारी मुलाकात भी है। और तो अब जब सब लोग उसकी मुखालफत कर रहे थे तो हम फिर भी उसकी हिमायत कर रहे थे कि नहीं बहुत समझदार आदमी है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब वो एक मुतनाज़ा शख्सियत बन के सामने आए हैं और उन्होंने एक पार्टी को सपोर्ट किया है मुसलसल, जिसकी वजह से बादी नज़र में मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने जानबूझ के किया है या जो कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त जो मंजरनामा बन रहा है या एक आम जो फीलिंग है, मैंने सीट जो की फीलिंग जो है वो ये है। अब बताइए आप। नहीं ठीक है, अब आपकी फीलिंग है, सियासी पार्टियों की तरफ से भी है, सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब आइन में आर्टिकल 105 में इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है तो उसको अपने आइन से मारो वो कैसे जाएगा? मैं आपसे कहता हूँ फिर गवर्नर को देखिए ना। आप सवाल ये है कि यहाँ पर तशरीह की ज़रूरत है, मतलब है ड्राफ्टिंग का लफ्ज़ अगर आप इसको हटा दें और ये कहें कि साहब इसमें जो इजाफी जो
इजाफी चीज़ जो लगानी है कि भाई इलेक्शन आपको हर हाल में कराने हैं, आपको 105 पर जो आपको अटक के रहना है और उसको आपको इलेक्शन कराने हैं, और गवर्नर को हुक्म दें कि आप तारीख दें। तो गवर्नर का हुक्म कौन देगा? गवर्नर का हुक्म इलेक्शन में तो नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो कहेगा जी मैंने तो असेंबली डिसॉल्व नहीं की, मैं तो नहीं करता। नहीं तो नहीं करता तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला करेगी। बहुत से फैसले सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ये इख्तियार मौजूद है कि अगर वो आइन में कुछ चीज़ ऐसी नहीं हो तो मैं ड्राफ्टिंग का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। बीइंग ए लॉयर मैं ये कह सकता हूँ कि वो इसकी तशरीह को इस तरफ से ले जा सकती है। मैंने जो ड्राफ्टिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो इनके दो साथी जजों का कहने पे किया। दो साथी जो ने अपने इख्तलाफी नोट पे लिखा कि जनाब ये तो आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं इनके अंदर, ये तो इनके दो जजों ने लिखा। हाँ बहर वो देखिए वो कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। मैं लॉयर, मुझे मालूम है कि पकड़ कैसे होगी। मैं इसको ये कह सकता हूँ कि वो तशरीह के मद में इसको ले जा सकते हैं और तशरीह के जो है उसका उनके पास इख्तियार है। हाँ ये तो बात दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपने बिल्कुल सही बात सही की है कि जहाँ आइन में कोई इमोबिलिटी है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी राय दे सकती है, वो तो तशरीह कर सकती है उसको सिर्फ ले जा सकती है। वो उसके पास राय हैं। अब ये कोई आदमी क्योंकि उनको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, हम आज पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में इस बात को मैं यूँ बजाय इसके कि ड्राफ्टिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो कहेंगे हम इसकी तशरीह इस तरह से कर रहे हैं, बस दैट्स इट। नहीं जजों तो लफ्ज़ लिखा है, जस्टिस मुनीर अख्तर ने और बाकी तो साफ लिखा है ना, भी तो ड्राफ्टिंग के ज़िम्मे में आता है, ये तो लिखा है जजमेंट के अपने भाई। आप वो ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी जब ये बात ये सवाल ये भी होता है जिन्होंने लिखा है उनसे सवाल किया जाएगा जब जहाँ पर आइन खामोश है और जहाँ पर एक बेचैनी का ख़तरा है और जहाँ पर इस बात का भी ख़तरा है कि कोई ये बात जो है फिर खून तसादुम पे न चली जाए, जहाँ पर ये बहस चल रही है कि जो एक आदमी जो है एक जो हुकूमत वक्त है वो इस वक्त इंतकाम पे उतरी हुई है, जो इंतकाम उन्होंने जो गड़बड़ की थी इमरान खान की हुकूमत ने उससे बदला ले रही है, तो वो अगर इस पोजीशन में होती है जिसका अवामी असर नहीं है, जिसका इजहारिया हो गया है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ज़ाहिर होता है कि ये जो हुकूमत वक्त है वो अपने आप को ये नहीं कह सकती कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो आवाम की नुमाइंदा है। वो बहरहाल वो भी एक मुतनाज़ा बात है। तो इस तरह से जब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब इतना ज़्यादा तनाज़ात उठ खड़े हों और ख़तरा ये पैदा हो कि कोई गैर कानूनी काम ना हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में फिर सुप्रीम कोर्ट ही अगर तशरीह कर दे तो बेहतर नहीं है। नहीं बात दुरुस्त कही आपने कि तो बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ आइन में जो उसको जो है तशरीह करना और राय देना, और जिस वक्त वो अपनी राय देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो फिर सब पर बाइंडिंग हो जाती है तमाम स्टेक। अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर सवाल ये है कि अगर गवर्नर पंजाब नहीं देता तो सदर ममलकत दे सकता है? सदर ममलकत तो जाहिर है सदर ममलकत दे सकते हैं, तो उस पर तो आइन में इजाजत नहीं है, लेकिन वो देना क्या हो दे दें, वो चैलेंज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो कोई दूसरी मुखालिफ पार्टी वो कोर्ट में अच्छा फिर आप मतलब है कि आप इसका मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर गवर्नर का है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का इस मामले में कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन गवर्नर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब मैं तो असेंबली की तहलील में पार्टी नहीं था, मैंने असेंबली तहलील नहीं की, इससे बहस नहीं है, पार्टी असेंबली तहलील हो गई, इससे बहस नहीं है। अगर वो उसका पॉइंट वो कहते भी हैं तो अब ये इसकी तशरीह हो सकती है। इसकी तशरीह जो है ना लाहौर हाई कोर्ट में कहा है कि आप इसकी तशरीह करके दें हमें, तो बस ठीक है। अब यहाँ पर आकर वो गवर्नर फंस जाएगा बहुत बुरी तरह से और कानून की जद में आ जाएगा। नहीं वो खर्च जात में तो कहीं आते हैं, वो कभी मैंने आपसे तशरीह मांगी है, आपसे राय मांगी है, आप मुझे गाइडलाइन दें। अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी गाइडलाइन दे देती है कि जनाब आप तारीख दे सकते हैं, तो वो तारीख देने में कोई हर्ज नहीं, कोई तारीख दे देंगे ताकि वो अपने तो बस ठीक हो गया। अब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसी रास्ते पर जा रही है और मैं समझता हूँ कि वो तारीख खुद इनको देनी पड़ेगी। और देखिए बात यह है कि अगर आपने इसी तरह से मुल्क को रखा तो ये मुल्क का मैंने आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे सिंध में क्या सूरत हाल है, हम पंजाब में क्या सूरत हाल है। बदअमनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और महंगाई की वजह से जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इतना संगीन सूरत हाल पैदा होगी। अगर हमने इनको इलेक्शन में बिजी नहीं किया सियासी पार्टियों को,
तो ये जो महंगाई का इनके लिए भी फ़ायदा यही है कि अगर ये तवज्जो हो जाए जब तो महंगाई की तरफ से उनका तवज्जो हट जाएगी आवाम की, वरना आवाम इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। और उठ खड़े जी होने जी में कोई नहीं, बिल्कुल, चिंगारी डालने की देर है इधर सी बस। यू आर राइट, ये बिल्कुल सर आपने इसको सही फरमाया। मैं ये कह अब रहा हूँ कि इतनी इसका शदीद इस महंगाई है, हुकूमत बहुत वक्त के लिए भी महंगाई है। फ़ायदा ये है कि तवज्जो बटाने के लिए आवाम की महंगाई से इलेक्शन की तारीख दे दे, वो उसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद में लग जाएंगे। और वो हाँ बिल्कुल ठीक है, और वो बिल्कुल सही और बात है। उसमें से कोई 1-2 लाख आदमी जो है वो जो हायर भी हो जाएगा अपने कारकुन के तौर पर, तो उनका रोजी रोटी चलेगी। नहीं, ये बात दुरुस्त है, जब इलेक्शन होगा तो तमाम तवज्जो हट के तमाम इलेक्शन पे आ जाएगी, लोग उस पर जाएंगे, अपना अपना मंशूर पेश करेंगे। नहीं, इसके और अलावा आइंदा इस महंगाई से निकलने आदमी भी का, तो एम्प्लॉय होंगे ना बहुत सारे। हाँ वो आदमी तो खैर अपनी पार्टियां लोगों नहीं, को पार्टी अपनी भाई अपने बनियानी वर्करों को बनाएगी, पैसे देती है ना। वो तो खैर एक 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 तीन का पैसे की जो होता है। पैसे का जो कैश फ्लो है वो बढ़ेगा, मैं यूँ कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़ेगा, अरबों खरबों रुपया मार्केट में आ जाएगा। हाँ, तो बस मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये जो फिर जो खतरा है जो खून रेजी का, ये रुक जाएगा। तो ये बिल्कुल इट खत्म हो इज इन जाएगा, द बेस्ट बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म ऑफ हो द जाएगा, गवर्नमेंट। बहुत खत्म हो जाएगा, बिल्कुल लोगों में खरबों रुपए जो लोग अपने कंपेन चलाएंगे तो मीनिंग दुनिया दैट भाई, जहां अभी आज जब आपके साथ गुफ्तगू के बाद में आपके जहन को हमने जहन साजी हमने की है, हमने री ड्राफ्टिंग नहीं की आपके जहन की, हमने आपकी जहन साजी की है। हमने आपसे 2 बातें कही हैं कि एक तो ये है कि देखो उनको रीड्राफ्टिंग करने में कोई हर्ज नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं, हमने भी जजों का हवाला ही दिया है ना। नहीं नहीं, मैं आपसे भाई भाई हम दोस्त हैं, इसमें तो क्या हर्ज है अगर हम ऐसी बात, आप हमारी जहन साजी नहीं करते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, हम कोई करते रहते हैं बात, बिल्कुल आपस में हम बिल्कुल। जब आदमी इंटरेक्शन करता है तो जहन साजी तो होती नहीं है। नहीं, हमारी हमारी ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी अदलिया जो है ना वो बहुत अच्छे, जब पूरी पार्लियामेंट में काम हो गई, पूरी हुकूमत में काम हो गई, तो लोगों की तवज्जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ लगी हुई है। हाँ, मैं वही और आपसे कह सुप्रीम रहा हूँ कोर्ट कि देखिए पाकिस्तान हमने जो इस है, वक्त ये फैसला, ये आपसे गुफ्तगू के बाद में आप भी इस नतीजे पे पहुँचे, मैं भी देखिए फ़ायदा इसमें यह है कि एक तो ये है कि महंगाई का जो सारा जो जो मलबा पड़ रहा है वो मौजूदा हुकूमत पड़ रहा है। और इमरान खान ने ये चालाकी की है कि वो अपनी हुकूमत को हटाकर सारा मलबा इनके ऊपर डाल दिया कि भाई आप, और वो जितना भी बयानियाँ दें कि साहब ये नो सब इमरान करके गया है, ये रोज़ टीवी बैठे होते हैं, कोई सुनता नहीं उस बात को। वो कहते हैं महंगा तो हम पेट्रोल तो हम महंगा हम खरीद रहे हैं, तो वो तो इस हुकूमत ने किया है। अब इमरान खान को नाम दो हुकूमत, तो उसने तो चालाकी ये की है कि सारा मलबा इन पर डाल दिया। अब ये लोग बहुत से लोग ये कहते हैं भाई अपनी हुकूमत क्यों छोड़ी। हमने कहा भाई वो ये चाह रहा है कि मलबा इन पर पड़े। अब ये जैसे बहुत से खूनरेज वाक़यात हुए हैं, जो 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 वाक़या हुआ है मैंने आपका पेशावर में, अगर वो इनकी हुकूमत में होता तो मलबा इनके ऊपर पड़ता, अब तो इनके ऊपर पड़ा है। अब चाहे वो आसिफ जाह को बदली करें या किसी और को बदली करें IG को, लेकिन मलबा तो इन पर ही पड़ेगा ना कि इनकी हुकूमत में हुआ। जी, ये बात सही है। बात ये कि हमारे इस वक्त भी जो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान आइन की आर्टिकल 105 दूसरी बात ये है कि वो आप इसकी तशरीह कर देती दें है, कि भाई ये तो आप ठीक ऐसी है। सूरत हाल में इलेक्शन कराना ज़रूरी हो गया है ताकि हाँ। आदमी लोगों को मैंडेट मिले और फिर आवाम फैसला कर सके। जी, तो मैं तो आपकी वसातत से ये भी कहना चाहूंगा कि ये सारे स्टेक होल्डर बैठ जाए, इमरान खान भी नीचे उतर आए और अपने साथ बैठकर फैसला कर लें, तो कौमी असम्बली तो दोनों सूबाई असम्बली, देखिए इमरान खान को अगर फर्स्ट करो नहीं भी आता है, मैं एक बात सुने, उसका तो बयानिया डेड हो जाएगा अगर वो इनसे बात कर लेगा, तो वो अपनी बयानियों को खुद छोड़ेगा जिस पर उसने कमाई की है, अपनी सियासी कमाई की है। चले ना बैठे तो हमारी जो मौजूदा हुकूमत जो है, इनके स्टेक होल्डर में 13 जमातें बैठ के फैसला हाँ, आपस में करें, लोग फैसला करें और ये बात समझें कि ये जो मलबा है डाइवर्शन से रुक सकता है ये, अदरवाइज वो नहीं रुकेगा। नहीं, बात दुरुस्त है, तो आप बैठ के एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए रास्ता निकालें, एक ही दिन का करें, एक ही दिन, इसके लिए रास्ता निकालें। हाँ बस ये ठीक है, रमजान के बाद करते हैं, खत्म करें बात को, बिल्कुल खत्म कर दिए, बिल्कुल सही बात है। और ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी अपने जजमेंट में दे दे कि एक ही दिन इंतखाबात करवाने के लिए रास्ता निकालें। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो आप जो भी फैसला करें बहरहाल, लेकिन हमने उनको ये बात हमको दस बदस्ता अर्ज की है और रास्ता का ये कहा कि तशरीह के ज़ुमरे में ले आएँ, री ड्राफ्टिंग के ज़ुमरे में ना लाएँ इसको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट, पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट को देख रही है, पूरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाह लगी हुई है। भाई जाहिर है कि इस वक्त तो वही एक है कि जिसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले मौजू पे आएंगे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद
एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, अब ये ज़रा पाकिस्तान और IMF का जो मामला है उस पर बात कर लें। और डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जी मौजूद डॉक्टर हैं। सलमान शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं आपको। आपके हमने कोशिश ये की कि आपको उस वक्त जिस वक्त आप हुकूमत में थे तो आपको तंग न किया जाए, और आप जब हुकूमत से आ गए हैं तो अब हमारे साथ बन गए हैं। तो जी बहुत शुक्रिया। अब फरमाइए कि बिल्कुल जो ऐसे ही। इसाक डार का जो मनी बजट आया है उसकी असम्बली में मुखालफत हो रही है। पेट्रोल मसनूआत जो हैं आसमानों से बातें कर रही हैं। आज आदमी का जीना हराम हो गया है। मुर्गी जो है वो 700 किलो बिक रही है, और आटे का अंदाज़ा नहीं लिया जा सकता कि यानी ऑलमोस्ट जो है वो ये कहा जा रहा है कि 33% महंगाई होगी, जो इससे तो फिर पाकिस्तान का कि आवाम का तो भट्टा बैठ जाएगा, बाकी उम्रात के तो वैसे ही जो सिस्टम है वो वही चल रहा है। जी जी मिर्जा साहब, जाहिर है कि जब अवाम बार बार गलती करेंगे ऐसे लोगों को हुकूमत में लाने की, तो फिर उसकी कीमत भी तो अदा करनी पड़ेगी। तो अब भाई आवाम तो नहीं लाया ना। अब शाह साहब, ये तो आप सब जानते हैं कि आवाम तो नहीं लाया, ये तो भाई कोई और ही लाया है। तो देखें, अवाम पे तो बेसिकली अवाम ने रिजेक्ट भी तो नहीं ना किया। हाँ, तो देखें ना, अब असेंबली में तो आपकी 13 पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं ना मेंबरशिप नहीं, वो लेके। तो ठीक है आपकी मेंबरशिप बैठी, लेकिन बात ये है कहने की कि उनके पास तो ये मैंडेट तो नहीं कहा जा सकता ना कि उनके पास। अब जाहिर है कि आप देखिए, एक आपके पास एक तो गलत बैठे हो, फिर आप इंतकामी कार्रवाई भी कर रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। और फिर बाद में जब आप इमरान खान आएगा वो आपसे इंतकामी कार्रवाई करेगा, ये सिलसिला तो कभी ख़त्म ना होने वाला सिलसिला है ना। वो सारी बातें आपकी सही हैं, लेकिन आफ्टर ऑल अवाम को पता था कि यही होगा। ये तो नहीं था कि ये यार आवाम को पता होता तो फिर ये कैसे होता। अब शाह साहब, ये तो हम जैसे लोगों को पता होता है, आप जैसे एलीट को पता होता है। नहीं, अच्छा आप मिर्जा फरमाएं, साहब, ये पाकिस्तान तो की आप मैशत जाने आप देना, कितना आप अवाम जैसे को सब कुछ पता होता है। अवाम जब वोट डालने गई, इतने वोट्स इन सबको दिए गए। ये तो 30 साल से हुकूमत में है, नहीं क्यों एक कमेंट तो नहीं है। आप ये तो आप 6 भाई बार 75 साल से ये चल रहा है भाई साहब। हाँ, तो ये फिर मतलब अवाम को उसकी कीमत तो अवाम को देनी पड़ेगी ना, अगर अवाम ने। अच्छा आप ये बताइए एज ए मैशत आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान की मैशत किस तरह मुस्तहकम हो सकती है। IMF और दोस्त ममालिक का सहारा कब तक लेते रहेंगे। देखें, पिछले 30 साल में जब आप याद रखें कि जनरल मुशर्रफ की जब हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो उस वक़्त हमारे बैरून मुल्क कर्जे सिर्फ 38 अरब डॉलर के थे। ठीक हो गया। आज वो कर्जे 138 अरब डॉलर के करीब पहुंचे हुए हैं। 100 अरब डॉलर बढ़ गए। और ये कर्जे किसने बढ़ाए हैं? वही है ना जो आज PDM में बैठे हैं। हाँ, रीशेड्यूल कराते गए। अब आप आके अब उनका ये तो एक किस्म का नेचुरल जस्टिस बनता है ना कि जी जिन्होंने कर्जे चढ़ाए थे वो अब आके उसका हिसाब दें। तो वो फिर IMF के सामने जो नाक रगड़ने पड़ रहे हैं, वो इसीलिए पड़ रहे हैं कि वो कहते हैं जी ये कर्जे अब आपको नहीं मिलेंगे, अब ये आपको टैक्स कलेक्ट करने पड़ेंगे और ये कर्जे उतारने पड़ेंगे। आपको अपनी बिजली का निज़ाम जो चोरी कर करके आपने बनाया है और जिसमें हर किस्म की बद इंतज़ामी भी है, इम्पोर्टेड भी है, डॉलर्स में आपको पेमेंट करनी पड़ती है, उसमें चोरी का तकरीबन 30% हिस्सा है। प्रोजेक्ट्स गलत नेगोशिएट हुए हैं, उन पे सब ने दस्तखत किए हुए हैं कि हम बिजली बनेगी या नहीं बनेगी तो पैसे हम देते चले जाएंगे और डॉलरों में देंगे। तो फिर वो जो है वही आके इसको ठीक करें ना। अगर आपने बिजली इतनी महंगी बनाई है कि अवाम उसको खरीद ही नहीं सकती, तो फिर वो जो सर्कुलर डेट बनता है वो कौन देगा? IMF तो कहता है ना कि वो अब यहाँ वो आप अपना उसको सही कर लें और अपनी जो भी आपकी बिलों में पैसे मिलते हैं उसी में गुजारा करें, या फिर अगर सही नहीं करना तो फिर और बिल दें। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कोई IMF नहीं, मतलब है कि तो पेट्रोल की कीमतों से, आपके ख्याल में पेट्रोल की कीमत से, बिजली की कीमतों से और ये गैस की कीमतों को बढ़ाने से उनके IMF को
IMF का जो डेप्थ है वो पूरा हो जाएगा। इन चीजों को बढ़ाने से डेट इंक्रीज नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा, बट बढ़ने में कुछ कमी होगी। अच्छा, यूँ है। हाँ, यूं है, ये नहीं है कि आप ये बढ़ाएंगे चीजें तो तो फिर डेट अदायगी कैसे आपका होगी? अदायगी कैसे होगी? अदायगी के लिए आपको और कर्जे लेने पड़ेंगे। फिर तो फिर आप कोई सिलसिला ही रुकना ही नहीं है। तो यही तो हम पूछ रहे हैं कि भाई क्या वो करें फिर। सिलसिला उस वक्त ही रुकेगा जब अपनी अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करेंगे, एक्सपोर्ट्स करेंगे, बिजली का तो निजाम भाई सस्ता, बिजली 84 की कैबिनेट नहीं बनाएंगे, पेट्रोल सबके बंद करेंगे, सबके सबके पेट्रोल बिजली के बंद करेंगे, सबको बिजली देनी कम पड़ेगी, अफसरों को भी। करेंगे। बट सबसे बड़ी बात यह है कि कोई चीज आप एक्सपोर्ट तो करें। अब तो आप खाना भी इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, दवाइयां भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई चीज है जो आप इंपोर्ट नहीं कर रहे? तो ये सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी ना। अब अपने मुल्क में अपने लोगों को तालीम भी देनी पड़ेगी, उनको उनमें साइंस भी लानी पड़ेगी, उनमें मैथमेटिक्स भी करनी पड़ेगी, उनसे इनोवेशन भी करनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर निकलेंगे। ऐसे बगैर मेहनत के किसी नहीं से भाई, आप पहला काम तो जो होता है घर में, जब आप देखते हैं कि अखराजात को आप कम करते हैं, मिसाल के तौर पर अब हमें देखें, हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं, एक छोटी सी बात है कि हमारे घर के अंदर एक फ्रिज है, और उस फ्रिज के अंदर एक उसमें डीप फ्रीज़र भी छोटा, मैंने जो बड़ा साइज़ का होता है उसमें डीप फ्रीज़र उसमें मौजूद है। एक हमारे पास डीप फ्रीज़र था, और एक हमारे पास वो था डिस्पेंसर था। वो हमने क्या किया कि अपने बिजली के बिल को कम करने के लिए हमने अपने अपने जो डीप फ्रीज़र था उसको निकाल दिया बिजली से, और डिस्पेंसर को भी निकाल दिया सर्दियों में। तो अब हमारे बिजली का बिल आधा हो गया। मैं आपसे ये बात यही कहना होता चाहता है। हूँ। ये सबको करना पड़ेगा। हाँ देखो, अब आप हर जगह पे बल्ब आपको बंद करने पड़ेंगे, कम इस्तेमाल करने पड़ेंगे, हीटर बंद करने पड़ेंगे, एयर कंडीशनर बंद करने पड़ेंगे, सरकारी गाड़ियां चलनी बंद होंगी भाई दफ्तरों एक में। डिप्टी कमिश्नर के पास जब मैं वजीर था, पता नहीं आपका क्या हाल था, लेकिन मेरा जब वजीर बना था सिंध में, मैं मुशीर था वजीर के ओहदे पर, मुशीर के ओहदे पर वजीर था। तो जी। मैं, ये 1992 की बात है। हाँ 1992 में मैं जिस वक्त मैं वजीर बना, एक तो गाड़ी सरकारी तौर पर काली गाड़ी मिल गई मुझे, बड़ी स्मार्ट अच्छी नई बिल्कुल चमकती हुई गाड़ी 0 मीटर। दूसरी जो है 10 गाड़ियाँ और खड़ी मेरे घर के बाहर। मैंने कहा ये किस लिए, किसने भेजी हैं? कि साहब आप क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट के हैं तो उसमें सैसी है, उसमें लेबर डिपार्टमेंट है, उसके अंदर फलाना महकमा है, उसमें फलाना महकमा है, 9 आपके पास 11 महकमे हैं, एक महकमा गरीब है, उसके पास गाड़ी नहीं है। एक बेचारा गरीब जो था, जो मेरा जो लाखड़ा का जो मैं जो हमारा सोशल वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट था, उसमें वो मेरा क्लास फेलो था, वो वहाँ का डीजी जो था लाखड़ा के अंदर, जो बच्चों को पढ़ाने की तालीम के लिए था। तो मैंने उससे कहा कि वो अपनी जीप ले गया, मेरे पास आ गया। तो मैंने कहा भाई कमबख्त तू भी ये काम करना था कि साहब ये तो हुक्म होता है, जो भी वजीर बनता है उसके पास ये गाड़ियाँ हमें देनी पड़ती है। तो मैंने लेके चले जाओ, सब गाड़ियाँ वापस कर दी। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अब फिर मैंने उससे ये पूछा कि अच्छा ये जो पैसे तू जमा करता है लाखड़ा के अंदर, वो किधर है? तो मैंने उससे कहा, उसने कहा कि साहब वो वज़ीर आज़म के पास है, वज़ीर आला के पास है। मैं वज़ीर आला के पास गया कि मैंने कहा साहब वो पैसे मुझे दो, तो मैं वो यहाँ पर स्कूल खोलना चाहता हूँ लाखड़ा के अंदर, मुझे जो चाय पी रहे हो तो मुझे उसके पैसों की है। अब बताओ, ये हालत है। ये 1992 की हालत ये है। अब तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब तो ये जो करप्शन जो है वो इज ए डेली बिजनेस हो गई आपका, उसके बगैर काम नहीं चल सकता आपका जी। और ये निज़ाम अब नहीं चल सकता ना। ये निज़ाम जो है, इसको भाई अभी भी हम तो यहाँ गाड़ियाँ मफाद, देखते हैं। ये मुल्क के मफाद में नहीं है ये निज़ाम। ये पाल रहा है, हमारे सियासतदानों को पाल रहा है, कुछ फैमिलीज को पाल रहा है, ब्यूरोक्रेट के पेट भर रहा है, लेकिन मुल्क के मफाद में नहीं है। तो ये हाँ, तो आपको अब बदलना पड़ेगा ना। मेरे साहब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और ये मुआशी आपने तो बात कर ली है डॉक्टर साहब से, लेकिन कुछ सियासी बातें भी करनी है, लेकिन ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मकसद वक्फा है, वक्फे के बाद
पर दफेर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, डॉक्टर साहब लाइन पर हैं और आप जरा सियासी गुफ्तगू आपने कुछ करनी है। जी शाह साहब, मैं दो बातें पूछना चाहते हैं ख़ास तौर पर कि अगर इसाक डार की जगह होते तो क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो मिफ्ता साहब ने बजट दिया था वो मैं बजट ना देता। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन 9 महीने 10 महीने पहले जो बजट आया था वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट था। उसमें सूबाई हुकूमतों का और फेडरल गवर्नमेंट का मिला के अखराजात 18,000 अरब रुपए थे, और मैं अगर करता तो उस 18,000 अरब में से कम से कम 7-8 हजार अरब रुपए की इमीडिएट कट लगाता कि ये खर्चा तो अब हम पोस्टपोन करेंगे, जब हालात बेहतर होंगे तो कर लेंगे। और उसमें मैं तमाम डेवलपमेंट प्रोग्राम वो बंद करता, तमाम जो मिनिस्ट्रीज जो सूबों को जानी थी और अभी तक वो फेडरल गवर्नमेंट में बैठी हैं उनको बंद करता, तमाम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं उनको जो प्राइवेटाइज हो सकती हैं उनको प्राइवेटाइज करता, जो नहीं होती उनको बंद करता, ताकि आपके ये अखराजात जो हैं हुकूमत के ये काबू में आते। जी ठीक हो गया। और हर पांचवा, और इसके साथ फिर जो नौकरीशाही का बाजार है इसमें डीरेगुलेट करता। मैं आम आदमी को अपना कारोबार करना, बिजनेस करना, ट्रेड करना, इसमें सहूलत देता कि कारोबार करें। फार्मर्स को मैं इक्विप करता कि वो जो चीज़ लगाना चाहते हैं वो लगाएं, और उनको मैं वो प्राइस दूंगा जो पूरी दुनिया में प्राइस है। मैं ये नहीं करूंगा कि सरकार उसके लिए प्राइस लगा दे, फिर उनकी पैदावार भी इकट्ठी करके बोरियों में बंद करे जो चूहे खा जाएं, और फिर उसको वो फ्लोर मिलों के पास लेके आए और वहाँ की उनके साथ भी मुका करे, फिर उसकी स्मगलिंग भी हो गया ना भी हो। तो ये सारा निज़ाम बदलना है, अब इसके बगैर तो अब गुजारा नहीं है। तो आप ये बताइए सलमान शाह साहब, ये बदलेगा कौन? आप और मैं तो अब देखिए ना, अब बात ये है कि इमरान खान ने ये काम तो किया, चाहे उस पर हमें इख्तलाफ भी है कि भाई अपनी चलती हुई हुकूमत को नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि फिर ये लोग तंग करेंगे, लेकिन एक लिहाज से इस लिहाज से ठीक है कि वो कहता है भाई मैं बदनामी क्यों मोल लूँ। एक असूली बात है कि अगर ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये सब कुछ करना ही है तो मेरी यहाँ पर फ़र्ज़ कर लीजिए कि जो अभी हुआ है पेशावर में धमाका हुआ है, 102-3 आदमी शहीद हो गए हैं, तो पुलिस के वो ये वाक़ा अगर होता तो इमरान खान की ज़िम्मे जाता वो, अब तो इनके खाते में गया। तो अब इस लिहाज से एक लिहाज से तो वो उसका फ़ैसला बिल्कुल गलत था, क्योंकि कभी ये नहीं होता इक़्तिदार के लिए सियासत की जाती है, और आप जब वहाँ पे थे तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पर कुछ कर लेते या कुछ ना कुछ अच्छी बात कर लेते, लेकिन आपने मुकम्मल मैदान छोड़ दिया था। आई थिंक वो करने नहीं दिया जाना था। ये जब तक ये ग्रिड लॉक ख़त्म नहीं होगा आपको इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आप बात समझ में आ गई बात, आप जो ग्रिड लॉक जिसकी बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि हाउ टू, यानी मैं यानी आपकी मेरी उम्र का अंदाज़ा आपको अंदाज़ा है, मैंने आपको बता दी थी, और मैंने ये सारे अयूब खान के दौर से लेकर और मैं सारे दौर मैंने देखे हैं, और इसमें मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब हम जिस तरफ जा रहे हैं, क्या इमरान खान के पास कोई ऐसा प्लान है कि इसको जो ग्रिड लॉक को तोड़ने का कोई निज़ाम उसके पास मौजूद है, या सिर्फ बयानबाजी पर जाएंगे, और अगर कायदा मोहम्मद जिन्ना के बयान पर जाएँ तो फिर उनको मुतारिक तो होना पड़ेगा ना, लोगों को जगाना पड़ेगा, लोगों को बेदारी पैदा करनी पड़ेगी, और वो सिंध आते हुए डरते हैं उनको कत्ल न करा दे। ये देखें, ये तो इमरान साहब के का अज़म तो बड़ा पुख्ता नज़र आता है, और वो खड़े भी रहते हैं और हिम्मत वाले हैं। भाई सिंध में तो आए नहीं, और जी बिल्कुल आना चाहिए, और उनकी मैं आपको बता रहा हूँ पका पकाया फल था सिंध उस वक्त, क्योंकि सिंध डूबा हुआ था। 2-4 गालियाँ देते लोग बाग, फिर बाद में उनके नारे लगाते, कहते था मैं क्या करूँ, मैं ये तो हुकूमत तो पीपल पार्टी की है। हाँ, ये मसला है ना, हमारी हुकूमत का जो निज़ाम है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंसेस में कुछ कर नहीं सकती अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट दूसरी हो। सो वो तो एक है, उसके बाद बहाना था ना, वो जाता वो कहता शोर मचाता, भाई मैं ये कह रहा हूँ आपसे। जी
नहीं, वो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बट ये भी देखें ना कि आपका पेंडेमिक भी चल रहा था, आपका क्राइसिस, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी चल रहा था, पूरी रूस चीन अमेरिका की जंग भी चल रही है, उसमें भी आपने पोजीशन लेनी है। तो मतलब कोई आसान काम नहीं है। बट सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लीडरशिप को देखते हैं तो लीडर आपका हौसले वाला होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि लीडर में ये अपने आप को अमीर करने की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। खैर उसके तो नहीं है भाई, ये बात तो हम अपने मानते हैं कि मुल्क को इमरान खान अमीर नहीं बनना करने की चाहता। ख्वाहिश होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त आपके पास हैं लीडर्स, उनमें से तो इमरान खान बाकियों से बहुत बेहतर है। ये ठीक अब बात वो है। उसमें खुद भी बड़ी कमजोरियां होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब सीख भी गए होंगे उम्मीद है। और आगे आके अगर हमने इस चीज़ों से निकलना है तो वो जो रिफॉर्म एजेंडा करना है कि मुल्क को, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है आपकी, सबसे यूथफुल आबादी है, आपकी लोकेशन है, आपके पास हर चीज़ है, कोई अल्लाह का फजल से कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि ऑर्गेनाइज नहीं है, विजन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, वो चीज़ें बहुत कॉस्टली पड़ी हैं अच्छा ये सलमान पाकिस्तान शाह को। ये बताइए कि अब ये जो खदशा है इमरान खान की गिरफ्तारी का, इसके क्या इम्कानात हैं, और आपके जो हल्के हैं क्या कहते हैं कि गिरफ्तार करेंगे इमरान खान को? देखिए, ये बड़ी गलती होगी अगर हम इस डगर पे चलते रहे और एक दूसरे को आप तकरीबन मारने पे आ गए हैं, तो फिर तो इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा। ये तो IMF ने भी अपनी नहीं रिपोर्टों में लिख इकोनॉमिक दिया है। तो होगा, मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा भाई, मुल्क में वहाँ जी जब जी, खून खराबा होगा ना बिल्कुल। फिर तो। नहीं, इकोनॉमी का सत्यानाश का मतलब यही है कि मुल्क जो है इम्प्लोड कर जाएगा। अब तो हम उस हालत में पहुंच चुके हैं ना कि अब इकोनॉमी मुल्क को सपोर्ट नहीं कर सकती। अच्छा अब आपके तो हल्कों में क्या बात है कि ये जो बात है साजिश वाली जो बात है, इमरान खान ने जो बात कही थी, मेरे ख्याल में वो बयानिया तो सही था, हम तो ये बात को समझते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं, और 1993 तक हमारे इनके अमेरिकनों से ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि फिर हम खुल के इनके जब मुकाबले में आ गए तो फिर वो लोग हमसे अब शाई हो गए। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो बयानिया इमरान खान का था वो बिक रहा था मार्केट में सबसे ज़्यादा, उस बयाने से को आपने रिव्यू किया है, उसको उससे रिव्यू किया है, या जैसे फवाद चौधरी की आज मुलाकात हुई, कल मुलाकात हुई है तो उसमें उन्होंने अमेरिकी सफ़ीर से एतराफ़ किया कि हम अमेरिका के मुखालिफ नहीं हैं। ये ठीक है अमेरिका के मुखालिफ नहीं है, लेकिन अमेरिका ने हटाया तो था आपको, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है ना। देखिए, अमेरिका तो पूरी दुनिया में रजीम हटाता भी है और बनाता भी है, तो इसमें डिबेट करने की तो मेरा ख्याल ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ जो है इस वक्त वो ये है कि इस वक्त जो मुकाबला है चीन का, अमेरिका का और रूस का, उसमें आपको अमेरिका कहता है कि आपने चीन से अपने आप को दूर रखना है, और क्या आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं, ये मसला है। हिंदुस्तान जो है उसको अमेरिका ने अपना असिस्टेंट बना लिया है इस खित्ते का, और वो चाहता है कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान की डिक्टेशन पे चले। सो इस इक्वेशन में आपने अपनी जगह क्रिएट करनी है कि क्या। अच्छा अब मैं पूछ जाता हूँ, रुक जाइए यहाँ पर, एक अच्छी बात कह दी। अब जो ग्रिड लॉक है, इस ग्रिड लॉक इस सिलसिले में क्या करेगा फिर? हम बालादस्ती कबूल कर लेंगे इंडिया की? लगता तो ऐसे ही है, जो भी ऊपर आएगा, क्योंकि आपको फैसला तो करना है। फैसला अगर आप इंडिपेंडेंट तरीके से करें तो हमारा तो न्यूट्रलिटी बनती है कि हम सबके साथ तजारती तल्लुकात खोलें, रूस से तेल लें, चीन से टेक्नोलॉजी लें, इन्वेस्टमेंट लें, अमेरिका से पूरी तरीके से हमारी एजुकेशन है, वहाँ पे हमारे लोग आते जाते हैं, तजारत है, तो हमें तो नॉर्मल रिलेशनशिप सबसे रखनी चाहिए। लेकिन अब हमें चूज करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे नेबरहुड में मामला इसी तरह का है कि वो साइडें ले रहे हैं। तो अब आपको देखना है कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो किस तरह से महफूज रहेगी। अच्छा मैं फिर अब इसमें दो सवाल रह गए हैं बस, उसके बाद एक तो ये है कि क्या हम इस बात के मुतामिल हो सकते हैं कि हम चीन को मुकम्मल छोड़ दें,
और अमेरिका के जो चाहता ये है कि अमेरिका हम उनका एक जैसा कि पहले से सिपाही बन के उनके जो अफगानिस्तान में लड़े थे, ऐसे हम लड़े चीन के साथ में। एक दूसरी बात ये है कि चीन क्यों हमारी इतनी मदद नहीं कर पा रहा है जितनी कि हमें मदद की ज़रूरत है। उसके लिए 100 बिलियन डॉलर देना कौन सी बड़ी बात है? देखिए, एक बात ये है कि अमेरिका चाहता है कि जो चीन और हिंदुस्तान की जंग हो रही है लद्दाख में भी और दूसरी जगहों पे, उसमें पाकिस्तान शामिल ना हो। नहीं, हम शामिल कहाँ हैं भाई? मतलब ये है ना, उसको जो आपने उसको लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो आप जिस तरह से आपने मायदा किया है, वो तो इस बात के निशान देंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तो कुछ ना कुछ हो रहा है। हमारे इलाके में, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। वो तो नहीं हो रहा, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई तहरीरी किस्म का आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसमें आप हिंदुस्तान को यकीन दिला दें कि अगर चीन की हिंदुस्तान से जंग लद्दाख में होती है तो पाकिस्तान उसमें नहीं आएगा, दखल अंदाजी नहीं करेगा। आपकी क्या राय है? आई थिंक हमारे तो वहाँ पे बहुत से इश्यूज हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो बस ठीक है। लेकिन जो ओल्ड बेग का जो अड्डा है वो हमारे अब इस वक्त चाइना वहाँ बैठा हुआ है, सियाचिन में हम इनको दबाए बैठे हुए हैं। वहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना दबाए बैठा हुआ है। फिर वो तो लड़ाई जो करेगा वो तो रोबोट से लड़ाई करेगा ना, वो तो कोई इनसे साइबर वार लड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वार लड़ेगा। वो ये नॉर्मल लड़ाई तो लड़ने नहीं जा रहा। नहीं, हमारा किरदार यही बनता है। उस तरफ से तकरीबन 1-1.5 लाख चीनी फौज है चीन की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से भी उतने ही नंबर के फौजी हैं। सो उसको अपनी फौज जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे है वहां से कुछ कम करके चीन के साथ लगाने 10,000 तो कम किए ना, 10,000 तो बढ़ाए हैं अभी जी, और भी करनी पड़ेगी ना। और उसको गारंटी चाहिए कि अगर ये होगा तो पाकिस्तान पीछे से अंडरमाइन नहीं करेगा। तो ये मतलब पाकिस्तान के पास एक मौका तो जरूर है ना कि इसको नेगोशिएट किया जाए कि भी हमारी भी फिर कुछ बातें माने। हाँ, फिर कश्मीर में जो आप दहशतगर्दी फैला रहे हैं, हिंदुस्तान की उनकी स्टेटहुड खत्म कर दी है, उसको तोड़ दिया है कश्मीर को, तो उसको बहाल तो कम से कम करें ना। तो हमारी भी काफी नहीं है। उसको कहें कि आप उनको इंडिपेंडेंट कर दें, डोमिनेंट बना दें, कुछ ऐसा कर दें, कुछ और काम कर दें। कोई ना कुछ तो होना चाहिए ना। स्टेटस को पे तो नहीं ना रह सकता। आज तो ये आलम हुआ है कि उन्होंने जो बजरंग के जो 2 हरियाणा में 2 मुसलमानों को लाए राजपूताना से, उनको जो है उनकी लाश को जला दिया, उनकी गाड़ी को भी जला दिया, जीप थी। तो वो मुसलमानों को भी मार रहे हैं और अब मुसलमान भी वहाँ 25 करोड़ हैं। मैंने वहाँ जाकर लोगों से मिला हूँ, तो वहाँ जाकर वो उनमें दम नहीं है कि वो 25 करोड़, हम तो 22 करोड़ हैं, वो 25 करोड़ हैं। और हमसे ये कहते थे कि भाई हम साथ रहते तो अच्छा था। मैंने कहा भाई कोई फ़ायदा नहीं था, हम तो हम इंडिपेंडेंट तो हैं जी। ये मैं बात पुरानी कर रहा हूँ, कोई 2005 की बात कर रहा हूँ। बहरहाल इसका तो हल निकालना पड़ेगा ना कि ये जो इस वक्त हेजीमनी है हिंदुस्तान की। आप याद करें कि ये हमसे हमें हमेशा धोखा देते रहे हैं। जब याद करें, जब 1962 में जब इन्होंने हमला किया था चीनियों ने, तो हम चीनी सफ़ीर हमारे पास आया था, जो कि शाहनामे में खुदुदर शाह ने अपनी किताब में लिखा है कि भाई इस वक्त से आपने काम ले लो। अयूब साहब ने नहीं लिया, बेवकूफ़ी की। और उस वक्त आपने अमेरिका ने ये कहा कि साहब आपके यहाँ मायदा कराते हैं, सुरन सिंह आपके यहाँ और भुट्टो साहब मजाकरात करते रहे और आखिर में टाइम फिश हो गया। तो ये करेंगे हमारे साथ में। और यही अमेरिका भी चाहता है कि दोबारा से हम एक इसी किस्म की बात करें। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है जिसको आपने करना है सेटल, और अपने एडवांटेज के लिए करना है ना। मतलब आपने हाँ, अब ये आप बता दीजिए, आप क्योंकि अब हुकूमत में 2 दफ़ा तो रह चुके हैं, आप फरमाएं कि हमारे जो इदारे हैं, एक तो उसमें सवाल एक तो ये रह गया था कि बराई हमारा एटमी प्रोग्राम तो ख़तरे में नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमें उस पर हमारा कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, वो जो हम समझते हैं, जो हमारी इतलात भी हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर हम ये लोग सोच क्या रहे हैं, ये जो आप हम ग्रेट लॉग जिसे कहें आप, वो आप बताएं ये क्या सोच रहे हैं? मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही कि क्या सोच रहे हैं, और ये तो वक्त ही बताएगा जब हालात कुछ सामने आएंगे। लेकिन असूली तौर पे पाकिस्तान को यूनाइट इस वक्त होना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान की दूसरी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हमारा इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है।
और तीसरी बात ये है कि हमारी इकोनॉमी को भी हमने ठीक करना है और हमने अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको भी बैलेंस में लेके आना है। हम ये देखिए, मैं सलमान शाह साहब, मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, मेरा तबसरा है ये आपके साथ में, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये बेवकूफ़ी न करें ये मौजूदा हुकूमत, और ये इस वक्त इलेक्शन करा दे, तो ये जो महंगाई का तूफ़ान का मलबा इन पर पड़ रहा है वो इलेक्शन की तरफ मुड़ जाएगा। वो इंतफादे में जा रहा है इलेक्शन कराना। हाँ बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, आपका इंतहाई मशकूर हैं कि हमने बहुत ज़रा गहराई में जाके बात की है, तो उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, फिर ब्रेक का वक्त हो गया। अब ब्रेक के बाद आएंगे तो 2 से 3 मौज़ूआत हैं, उससे बात करेंगे। जी। नाज़रीन, मौसूदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब, ये जो आपने भारत का जिक्र किया था, तो ज़रा इससे पहले ज़रा चौधरी परवेज़ इलाही की जो टेप वाला मामला है, इस भाई जैद साहब, ये बातें जो टेप वेप का आपकी बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ एक बेवकूफ़ाना काम है, जाहिराना। हर बात आप टेप से निकाल रहे हो, ये तरीका बंद करो, ये तरीके सही नहीं होते हैं। मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई थी कि एक ज़माने में ये जबकि मैं बात कर रहा हूँ समवेयर, आई एम टॉकिंग ऑफ 1984, 1985, जब और उस वक्त मैं और जब 1988, 1987 जब जुनेजो की हुकूमत थी, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के डिपार्टमेंट में गया, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपर्ट था। तो मैंने ये कहा कि भाई फ़लाना आदमी जो है वहाँ का चीफ, जुनेजो साहब का जो चीफ मैंने अफसर बन गया है, अब कोई बात जो है वो खुफिया नहीं रहेगी, सब चली जाएगी इंडिया। तो वहाँ पर वो 2-3 ब्रिगेडियर थे, 2-3 जनरल थे, मेजर जनरल के लेवल पे थे। उस ज़माने में लेफ्टिनेंट जनरल बहुत कम होते थे, लेकिन मेजर जनरल बहुत ताकतवर होता था। तो मुझे उन्होंने, एक आदमी था जिसको मैं नहीं जानता था, वो आके उसको मालूम हो गया कि भाई नुसरत मिर्ज़ा आया हुआ है, तो वो आ जाते थे गपशप करने के लिए मुझसे, सियासी हालात पे भी गपशप कर लेते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मिर्ज़ा साहब, आप क्या समझते हैं हुकूमतें कैसे चलती हैं? जो बेडरूम की सूरत हाल होती है जुनेजो साहब की या वज़ीर आज़म की, किसी भी वज़ीर आज़म की, उसकी चूचरा भी हमारे पास रिकॉर्ड होती है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते, वो रिकॉर्ड की जाती है, आपके यहाँ नहीं की जाती, सारी दुनिया में की जाती है, लेकिन इस तरह से नहीं की जाती कि उसको आप निकाल के लोगों को बताएं। तो वो भी तो गलत बात कर रहे हैं ना कि जी वो, भाई मैं आपसे कब कह रहा हूँ कि उन्होंने सही किया या उन्होंने सही किया? ये सब बातें गलत हैं और बहुत ही इस बात का पता देती हैं कि इमरान खान मैच्योर आदमी है। तो ये बात हमने आपको बहुत पहले प्रोग्रामों में बता दी थी, आज से नहीं, आज से 10 साल पहले बता दी थी कि ये बात ऐसे होती है। लेकिन आप उसको कभी भी इदारे नहीं निकालते हैं, वो उनके पास महफूज होते हैं, और फिर एक वक्त के बाद में उसकी मौत हो जाती है या वो हट जाता है या वो बेसर हो जाता है, तो उसको ज़ाया कर देते हैं। अब ये बात भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जब जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और मुजीब के दरमियान में जो गुफ्तगू हुई है, मुजीब ने उससे कहा कि तुम, एक आदमी छुपा हुआ बैठता है IB का, वो वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है, हम सुना देंगे किस दिन। वो मुजीब रहमान शामी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें उस आदमी ने कहा कि मेरे सामने मुजीब ने कहा कि ये तुम कैसे बन गए यहाँ पर, तुम कैसे आ गए, मैं तो असल में हुक्मरान तो मैं हूँ। तो उन्होंने कहा साहब इस पाकिस्तान अब टूट गया, बांग्लादेश हो गया, कहने रोने लग गया मुजीब रहमान, कहता मैं तो नहीं चाहता था बांग्लादेश बनाना। वो IB का आदमी, उसकी रिपोर्ट है। और मुजीब रहमान शामी भूल गए थे बात, मैंने उनको बताया कि भाई तुम्हारा मुझे क्लिप मुझे मिली है, मैंने महफूज की हुई है जी। तो उन्होंने कहा मुझे भी भेज दो, उनके पास भी नहीं थी, वो मैंने उनको भेजी। तो अब ये बात ऐसा ना करें, मिसाल के तौर पर आप ये समझते हो कि आप ये जगह महफूज है, यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग होती है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? लेकिन ये बात ये है कि आप उसको मेहरबानी करके मैंने तश्तबाम ना करें, ये काम छुपाए जाते हैं तो फिर हमारी इज्जत रहती है, तब हम ISI नंबर 1 रहती है, अदरवाइज तो हम फिर नंबर 1 जी। ये काम, ये बात नहीं, हर बात ISI पे डाल देते हैं, कुछ काम IB भी करती है भाई साहब। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाए अगले मौजू पे जी। वो जो हिंदुत्व है मोदी का, वो इंतहा पर है, लेकिन किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं है, खामोशी है। ये नहीं है, ये काम जो है ये मुसलमानों को, ये दुनिया की तारीख ये कहती है कि जब कभी भी जुल्म होता है तो मुसलमान जो हैं वॉरियर्स हैं, ये इनको खुद उठना पड़ेगा। जो इंडिया के मुसलमान हैं, हम बार बार कह चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जब देखा था कि जब इंडिया को
हम बुरा भला कह रहे थे, अब हम उसको देवबंद को बुरा भला कह रहे थे, तो वो फिर उन्होंने हमें फ्रेम करके हमारे खिलाफ हमें ISI का जासूस बना दिया। अब जो इनकी मर्जी है बनाए, लेकिन कभी भी हमारे तो ये शुक्र है कि हमारा कभी भी ISI से कोई झगड़ा नहीं हुआ, और कभी ISI वालों ने हमें अपना एजेंट नहीं बनाया, और कभी हमें ISI के चीफ हमारे दोस्त रहे, तो वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। क्या हमारी ISI है ना। हाँ नहीं, नहीं बहस ये नहीं है, बहस ये है कि जब आपका चीफ आपका दोस्त हो तो आपको उससे एजेंट कैसे बन सकता, एजेंट कैसे अपने चीफ से मिल सकता है? मैंने एजेंट तो एक बेवकूफ़ आदमी होता है एक नौकर होता है, वो हमारे दोस्त है भाई। हमें बहुत सी बातें, वो बातें जो बहुत अजीब बातें होती थी, वो हमसे वो कहते थे कि भाई ये बात फलाने आदमी से कह दो कि भाई ये काम मैंने मिर्ज़ा साहब से कोई बात करानी हुई, जनरल साहब से, जनरल मिर्ज़ा इस्लाम से करानी हुई तो हमसे करवा लेते थे। कोई और बात होती थी हमसे करवा लेते थे। कोई ऐसी बात होती थी जो हमारे अपने मुल्क के इंटरेस्ट में होती थी, वो कह देते थे, तो हम लोकल बात करते थे। बहरहाल आपका कहना ये कि इंडिया के मुसलमानों को खुद खड़े होना पड़ेगा, तब जाके बात। इंडिया के मुसलमानों को भाई खड़ा होना पड़ेगा, और इंडिया के मुसलमान कम नहीं है, 25 करोड़ हैं और मालदार भी बहुत हैं। कि जो हैदराबाद दक्कन का वाक़या है, उसकी बेटी की जब शादी हुई है, उसने पूरे इंडिया के जितने भी 19 के 19 या 29 के 29 जो सूबा जात थे, उनके चीफ मिनिस्टर को अपना जेट, अपने प्राइवेट तैयारों से, यानी जो हायर करके तैयारों से बुलाया अपनी बेटी की शादी में, हर आदमी को बुलाया हैदराबाद दक्कन के अंदर। ये आलम है मुसलमानों का। लेकिन अपने भाइयों पर पैसा खर्च करते हुए खौफ आता है, वैसे खर्च करते हैं, अपने बेटियों पर खर्च कर रहे हैं। क्या फ़ायदा उस बात का? मतलब मुसलमान होने पर तुम्हारा शक है? उनको खुद मुनज़्ज़म होना पड़ेगा और खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। आज अगले मौजू पे अमेरिका ने 2 काम एक साथ कर दिए। एक तो उसने कह दिया कि अलकायदा का नया सरबराह फलां है, और वो ईरान में। बात ये है कि देखिए, अलकायदा का जो सरबराह उन्होंने बताया है आदिल को जी, वो कहता है वो ईरान में रहता है, ईरानियों ने उनके जो बेटे को गिरफ्तार भी, उनके दामाद को गिरफ्तार भी कर लिया है, और वो बेसिकली तो मिस्र का रहने वाला है, और इनका वो कहते हैं कि साहब वो फलाने उसको उसका जो प्रोफाइल बहुत बढ़ा दिया है जी। उसको अहमद जवारी के मुकाबले में खड़ा कर दिया लाकर। अब उसका असल नाम तो बता रहे हैं कि अब मोहम्मद सलाहुद्दीन ज़ैदान है, और वो जो और अब Arabia.net का वो बताया कि वो मिस्री सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि उसका असली नाम जो है वो मोहम्मद सलाहुद्दीन ज़ैदान है, और वो अस्करी अलकायदा के अस्करी विंग का इंचार्ज था। मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सैफुल्लाह अदल को तंजीम के साबिक रहनुमा मोहम्मद इब्राहिम मकावी के साथ मिलाकर उलझा दिया है। मगरबी एजेंसियों का मानना था कि मकावी ही सैफुल्लाह अदल है। सैफुल्लाह अदल 1960 में कायरा के शुमाल में वाक़या मनोफिया गवर्नरेट में पैदा हुआ। उसने मिस्री फ़ौज में शमूलियत अख्तियार की, लेकिन साबिक़ सदर अनवर सादात के कत्ल के इल्ज़ाम में जहाद तंजीम को बहाल करने की कोशिश के इल्ज़ाम में सैफुल्लाह अदल ने 1998 में अफ़गानिस्तान में उसको निकाल दिया गया था, और फिर इसने अफ़गानिस्तान का सफ़र किया और मुस्तफ़ा हामिद की बेटी से शादी की। मुस्तफ़ा हामिद को अबुल वलीद अल मिस्री के नाम से जाना जाता है। वो अलकायदा के मौरख़ और ओसामा बिन लादेन के सियासी मुशीर थे। तो ये बड़ी लंबी तारीख है वो बयान कर रहे हैं इसके बारे में, और इसका प्रोफाइल बहुत बढ़ा रहे हैं। ये पेंटागन अब क्या तो ये उसको मारने का इरादा रखते हैं जी, या फिर कोई बड़ी कार्रवाई इसके ज़रिए से कराकर ये कोई और अपने लोगों को जो है वो मामला गड़बड़ कराएंगे पूरे। इसका आप ये समझ लीजिए कि इनका ये ऐलान, इसका प्रोफाइल को जो ऊंचा बढ़ाना है, जिस तरह से कि इंडिया ने हमारी प्रोफाइल बढ़ाई जी, मेहरबानी करके हमें बनाया ISI का बड़ा पक्का जासूस, तो चलो भाई तुम्हारे मुल्क का जासूस है। तो अब आप ये बताइए कि मेरे कम से कम 200 चैनलों ने 3 दिन तक बकवास करते रहे जी। उनको ये नहीं देखा कि आदमी की हिस्ट्री क्या है, ये शुरू दिन से वो किस तरह से मुकाबला करता चला आ रहा है और किस तरह ज़िंदगी अपनी गुजार रहा है। तो अब वो नादान लोग हैं, लेकिन उनको उस वक्त बेचारे अंसारी साहब को मैंने क्योंकि वो दानिश्वर आदमी हैं, तो वो उसको हामिद अंसारी साहब को मेरे ख्याल में उसका वो बनाना चाहते होंगे शायद कांग्रेस का सरबराह, वो बनने नहीं दिया। बस जैसे कि उनका एजेंट बनाकर जी उस पर ज़्यादा उसके ऊपर डाला बेचारे गरीब के ऊपर। जी, वक्त ख़त्म हुआ मेरे साहब। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।